जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान NN बोहरा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर V वर्मा, श्रीमान अजय खजूरिया, उपस्थित महानुभाव और आज के केंद्र बिंदु सभी युवा साथियों, आपके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। एक प्रकार से KG से प्रारंभ करें तो 20 साल, 22 साल, 25 साल एक लगातार तपस्या का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मैं नहीं मानता हूं कि आप भी कोई ये मानते होंगे ये मंजिल पूरी हो गई। अब तक आपको किसी ने यहां पहुंचाया है, अब आपको अपने आप को कहीं पहुंचाना है। अब तक कोई उंगली पकड़ करके आपको यहां लाया है, अब आप अपने मकसद को लेकर के खुद को कसौटी पर कसते हुए मंजिल को पाने के लिए अनेक चुनौतियों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन वो तब संभव होता है कि आप यहां से क्या लेके जाते हैं। आपके पास वो कौन सा खजाना है जो आपकी जिंदगी बनाने के लिए काम आने वाला है। जिसने ये खजाना भरपूर भर लिया है उसको जीवन भर हर पल हर मोड़ पे कहीं न कहीं ये काम आने वाला है। लेकिन जिसने यहां तक आने के लिए सोचा था, ज्यादातर अगर युवकों को पूछते हैं क्या सोचा है आगे, तो कहता है पहले एक बार पढ़ाई कर लो। जो इतनी ही सोच रखता है उसके लिए कल के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जिंदगी में शुरू हो जाता है कि ये तो हो गया, अब क्या। लेकिन जिसे पता है कि इसके बाद क्या, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं लगती है। माँ बाप जब संतान को जन्म देते हैं तब उन्हीं की खुशी का पार नहीं होता है। लेकिन जब संतान जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है तो माँ बाप अनंत आनंद में समाहित हो जाते हैं। संतान को जन्म देने से जो खुशी है उससे संतान की सिद्धि हजारों गुना ज्यादा खुशी उन माँ बाप को देती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जन्म से ज्यादा आपके जीवन की खुशी आपके माँ बाप को देती है, तब आपकी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है। आपके माँ बाप ने किन किन सपनों को लेकर के आपके जीवन को
बनाने के लिए क्या कुछ नहीं झेला होगा। कभी आपको कुछ खरीदना होगा, मनी ऑर्डर की जरूरत होगी, बैंक में मनी ट्रांसफर करने का इच्छा होगी। अगर 2 दिन लेट भी हो गए होंगे तो आप परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। और माँ बाप ने भी सोचा होगा, अरे बच्चे को 2 दिन पहले जो पहुंच रहा था देर हो गई, अगली बार कुछ सोचेंगे, कुछ खर्च में कमी करेंगे, पैसे बचा के रखेंगे ताकि बच्चों को पहुंच जाए। जीवन के हर पल को अगर हम देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ योगदान होगा, तब हम जिंदगी में कुछ पा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम इन चीजों को भूल जाते हैं। जो भूलना चाहिए वो नहीं भूल पाते हैं, जो नहीं भूलना चाहिए उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। आप में से बहुत होंगे जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप से सुना होगा कि इसको तो इंजीनियर बनाना है, इसको तो डॉक्टर बनाना है, इसको तो क्रिकेटर बनाना है। कुछ न कुछ माँ बाप ने सपने देखे होंगे और धीरे 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 वो आपके अंदर इंजेक्ट हो गए होंगे। 10वीं कक्षा में बड़ी मुश्किल से निकले होंगे, लेकिन वो सपने सोने नहीं देते होंगे, क्योंकि माँ बाप ने कहा था, इंजेक्ट किया हुआ था। और कुछ नहीं हुआ तो घूमते फिरते यहां पहुंच गए। और जब यहां पहुंच गए तो इस बात का आनंद नहीं है कि इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में आए हैं, बढ़िया शिक्षा का माहौल मिला है, लेकिन परेशानी एक बात की रहती है कि जाना तो वहां था, पहुंचा यहां। जिसके दिल दिमाग में जाना तो वहां था लेकिन पहुंच नहीं पाया, इसका बोझ रहता है, वो जिंदगी कभी जी नहीं सकता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है बचपन में नासमझी में बहुत कुछ सोचा होगा, नहीं बन पाए, उसको भूल जाइए। जो बन गए हैं उस विरासत को लेकर के जीने का हौसला बुलंद कीजिए, अपने आप जिंदगी बन जाएगी। कुंठा, असफलता, सपनों में आई रुकावटें, ये बोझ नहीं बननी चाहिए, वो शिक्षा का कारण बननी चाहिए। उससे कुछ सीखना होता है, और अगर उसको सीख लेते हैं तो जिंदगी में और बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने का सामर्थ्य आ जाता है। पहले के जमाने में ये कहा जाता था कि भाई इस टनल में चल पड़ा मैं तो आखिरी मंजिल उस छोर पर जहां से टनल पूरी होगी वहीं निकलेगी। अब वक्त बदल चुका है, इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं वहीं पर आखिरी छोर होगा, वहीं गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप में हौसला है तो जंप लगा करके कहीं और भी चले जा सकते हैं, कोई और नई क्षितिज को पार कर सकते हैं। ये बुलंदी होनी चाहिए मन में, ये सपने होने चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी इस देश में यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, क्या आप भी उन्हीं करोड़ों विद्यार्थियों में से एक हैं? क्या आप भी उन सैकड़ों यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? मैं समझता हूं सोचने का तरीका बदलिए। आप उन सैकड़ों यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। आप उन करोड़ों विद्यार्थियों से की तरह एक विद्यार्थी नहीं है, आप कुछ और है। और मैं जब और है कहता हूं तो उसका तात्पर्य मेरा ये है कि हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटियां चलती होगी,
जो टैक्स पेयर के पैसों से, सरकारी पैसों से, आपके माँ बाप की फीस से चलती होगी। यही एक यूनिवर्सिटी अपवाद है जिसमें बाकी सब होने के उपरांत माता वैष्णो देवी के चरणों में जिन गरीब लोगों ने पैसे चढ़ाए हैं, उसके पास पैसे नहीं थे घोड़े पर पहुंचने के लिए, उसकी उम्र 60, 65, 70 हुई होगी, वो अपने गांव से बड़ी मुश्किल से विदाउट रिजर्वेशन चला होगा, केरल से, कन्याकुमारी से वो वैष्णो देवी तक आया होगा। मां को चढ़ावा चढ़ाना है, इसलिए रास्ते में एक टम खाना छोड़ दिया होगा कि मां को चढ़ावा चढ़ाना है। ऐसे गरीब लोगों ने, और हिंदुस्तान के हर कोने के गरीब लोगों ने, किसी एक कोने के नहीं, हर कोने के गरीब लोगों ने इस माता वैष्णो देवी के चरणों में कुछ न कुछ दिया होगा। तब तो उसको लगा होगा कि शायद कुछ पुण्य कमा लूं, लेकिन जो दिया है उसका परिणाम है कि इतना बड़ा पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसलिए आपकी शिक्षा दीक्षा में, इस दीवारों में, इस इमारत में, यहां के माहौल में उन गरीबों के सपनों का वास रहता है। और इसलिए औरों से हम कुछ अलग हैं, और यूनिवर्सिटी से हम कुछ अलग हैं, और शायद ही दुनिया में करोड़ों करोड़ों गरीबों के 2 रुपये 5 रुपये से कोई यूनिवर्सिटी चलती हो, ये अपने आप में एक अजूबा है। और इसलिए इसके प्रति हमारा भाव उन कोटि कोटि गरीबों के प्रति अपनापन का भाव में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे कोई गरीब दिखाई दे, मैं जीवन की किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा क्यों ना हूं, मुझे उस पल दिखना चाहिए कि इस गरीब के लिए कुछ करूंगा। क्योंकि कोई गरीब था जिसने एक बार खाना छोड़ करके मां के चरणों में 1 रुपया दिया था, जो मेरी पढ़ाई में काम आया था। और इसलिए यहां से जब हम जा रहे हैं, तब आपको इस बात की भी खुशी होगी, हाश बहुत हो गया, चलो यार कुछ पल ऐसे ही बिता ले, ऐसा बहुत कुछ होगा। लेकिन जिंदगी की कसौटी तब शुरू होती है जब अपने आप के बलबूते पर दिशा तय करनी होती है, फैसले लेने होते हैं। अभी तो इस कैंपस में कुछ भी करते होंगे, कोई तो होगा जो आपको उंगली पकड़ करके चलाता होगा। आपका जो सीनियर होता होगा वो भी कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, तुम इस पर ख्याल रखो, अच्छा हो जाएगा। अरे कैंपस के बाहर कोई चाय बेचने वाला होगा, वो भी कहता है, भाई अब रात देर हो गई, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, जरा सो जाओ, सुबह तुम्हारे एग्जाम है। किसी प्यून ने भी आपको कहा होगा, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करते, अपनी यूनिवर्सिटी है, ऐसा क्यों करते हो। कितने कितने लोगों ने आपको चलाया होगा, सिर्फ क्लासरूम के आपके प्रोफेसर ने नहीं, आपके डीन ने नहीं, इस कैंपस के अंदर भी कई लोगों ने आपको चलाया होगा। लेकिन अब कोई नहीं होगा कि चलो भाई क्लास का टाइम हो गया, अब कोई नहीं होगा कि भाई वो काम पूरा किया कि नहीं किया, अब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तब
तब हमारी जीवन की कसौटी प्रारंभ होती है, तब हमें ये बातें याद आती है। आप में से कोई अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा और जब क्लासरूम में बच्चों के साथ कुछ पढ़ाता होगा और कोई स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछ लेगा और आपके बाल नोच लेगा, तब आपको ये क्लासरूम याद आएगा, यार टीचर ने जब बताया था तो मैं तो पीछे बैठ करके मजाक कर रहा था, आज मेरी मजाक हो रही है। हर पल आपको यहां याद आएगा। आखिरकार जीवन के किसी भी तबक्के में पूछिए। अभी महबूबा जी अपने बचपन की गाथा यहां सुना रही थी कि कैसे वो जिंदगी का गुजारा, वो पल कैसे याद आते हैं, और उनका सपना भी है कि वैसे ऐसे पल मिल जाए। ये क्यों याद आते हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मेटिव एज में जो पूंजी इकट्ठी की है, वो जीवन भर उसी से गुजारा करना है। कुछ लोग होंगे जो इसके आधार पर नया जुटाते जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वो होते हैं, ठीक है यार इतना मिल गया, गाड़ी चला लो। हमारे देश में सदियों से दीक्षांत समारोह की परंपरा रही है। शायद पूरी मानव जात के इतिहास में सबसे पहला दीक्षांत समारोह वेद काल में, इसका जिक्र तैत्रेयी उपनिषद में आता है, और उसमें पहली बार दीक्षांत समारोह की कल्पना को साकार किया गया है। भारत में ये परंपरा हजारों वर्ष से संस्थागत बनी हुई है, और एक प्रकार से दीक्षांत समारोह यह शिक्षा समारोह नहीं होता है, और इसलिए मुझे आपको शिक्षा देने का हक नहीं बनता है। ये दीक्षांत समारोह है जो शिक्षा हमने पाई है, जो अर्जित किया है, उसको समाज जीवन को दीक्षा के रूप में समर्पित करने के लिए हमने कदम उठाने हैं, समाज के चरणों में रखने के लिए कदम उठाने हैं। यह देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 800 मिलियन यूथ का देश, जो 35 से कम एज ग्रुप का है, वो दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता है। हर नौजवान का सपना हिंदुस्तान की तरक्की का कारण बन सकता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से लेकर के उपग्रह तक की यात्रा की है। उपनिषद से उपग्रह तक की यात्रा करने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने गुरुकुल से विश्वकुल तक अपने आप का विस्तार किया है। हम वो लोग हैं। और भारत का नौजवान जब मार्स मिशन पर दुनिया कितने ही सालों से प्रयास कर रही थी, हर किसी को कई बार फेलियर मिला, लेकिन हिंदुस्तान का नौजवान था, हिंदुस्तान की टैलेंट थी कि पहले ही प्रयास में दुनिया में वो पहला देश बना, पहले ही प्रयास में मार्स मिशन में सफल हुआ। और हम गरीब देश के लोग हैं, तो हमारी सपने कितने ऊंचे नहीं हो, तो गरीब में से रास्ता निकालना भी हम लोगों को आता है। मार्स मिशन का खर्चा कितना हुआ? यहां से कटरा जाना है तो ऑटो रिक्शा में शायद 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता होगा, लेकिन ये देश के वैज्ञानिकों की ताकत है, इस देश की टैलेंट की ताकत देखिए कि मार्स मिशन की यात्रा का खर्च 1 किलोमीटर का 7 रुपये से भी कम आया। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं उससे कम खर्च में मेरे हिंदुस्तान का नौजवान मार्स मिशन पर सफलतापूर्वक अपने कदम रख सकता है। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, सामर्थ्य हो,
उस देश को सपने देखने का हक भी होता है। उस देश को विश्व को कुछ देने का मकसद भी होता है और उसी की पूर्ति के लिए अपने आप को सामर्थ्य बनाने का कर्तव्य भी होता है। उस कर्तव्य के पालन के लिए हमारे जीवन को देश के लिए क्या करेंगे, उस पाने का अगर प्रयास करते हैं तो आप देखिए जीवन का संतोष कई गुना बढ़ जाएगा। आप यहां से कई सपने लेकर के जा रहे हैं और खुद को कुछ बनाने के सपने गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभार बनने के सपने निराशा के कारण भी बन जाते हैं। जो बनना चाहा और नहीं बन पाए तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा वो बोझ बन जाता है। लेकिन अगर कुछ करने का सपना होता है तो हर पल करने के बाद एक समाधान होता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, एक नई गति मिलती है, एक नया लक्ष्य मिलता है, नया सिद्धांत आदर्श मिल जाता है और जीवन को कठोर कसौटी पर कसने का एक इरादा बन जाता है और वही तो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। और इसलिए आज जब माता वैष्णो देवी के चरणों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आप जा रहे हैं और मां भी खुश होती होगी कि लड़कियों ने कमाल कर दिया। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आंदोलन चले पुरुषों के आरक्षण का। वो भी कोई मांग लेके निकल पड़े कि इतने गोल्ड मेडल तो हमारे लिए रिजर्व होने चाहिए। कल ही भारत की एक बेटी दीपिका ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। रियो के लिए उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार एक बेटी जिम्नास्टिक में जा रही है। यही चीजें हैं जो देश में ताकत देती हैं। घटना एक इस कोने में क्यों, कहां त्रिपुरा, छोटा सा प्रदेश, कहां संसाधन होंगे? क्या संसाधन होने से वो रियो पहुंच रहे? नहीं, संकल्प के कारण पहुंच रही हैं। भारत का झंडा ऊंचा करने का इरादा है इसलिए पहुंच रही है। और इसलिए व्यवस्थाएं, सुविधाएं, यही सब कुछ होती है जिंदगी में। ऐसा नहीं है। जीवन में जो लोग सफल हुए हैं उनका इतिहास कहता है। जिस अब्दुल कलाम जी ने इस यूनिवर्सिटी का प्रारंभ किया था, कभी अखबार बेचते थे और मिसाइल मैन के नाम में जाए गए। जरूरी नहीं है कि जिंदगी बनाने के लिए सुख सुविधा अवसर व्यवस्थाएं हो तभी होता है। हौसला बुलंद होना चाहिए। अपने आप चीजें बन जाने लग जाती हैं और रास्ते भी निकल आते हैं। वो दशरथ मांझी की घटना कौन नहीं जानता है। बिहार का एक गरीब किसान, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मन कर गया एक रास्ता बनाने का और उसने रास्ता बना दिया। उसने इतिहास बना दिया। वो सिर्फ रास्ता नहीं था, मानवीय पुरुषार्थ का एक नया इतिहास उसने लिख दिया। और इसलिए जीवन में उसी लोग चीजों का जो हिसाब लगाते रहता है, यार ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो शायद जिनके पास सब सुविधाएं हैं उनको कुछ भी बनने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन देखा होगा आपने, जिनके पास सब कुछ है उनको तो विरासत में मिल गया। बाकी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो अपना नया दुनिया खड़ी कर देते हैं। इसलिए अगर सबसे बड़ी संपत्ति है और 21वीं सदी जिसकी मोहताज है, और वो है ज्ञान शक्ति। और पूरे विश्व को 21वीं सदी में वही नेतृत्व करने वाला है जिसके पास ज्ञान शक्ति है। और 21वीं सदी वो ज्ञान का युग है। और भारत का इतिहास कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है
भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है। भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने के लिए ज्ञान का संपुट है और आप लोग हैं जो उस ज्ञान के वाहक हैं। आप वो हैं जो ज्ञान को ऊर्जा के रूप में लेकर के राष्ट्र के लिए कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए इस दीक्षांत समारोह से अपने जीवन के लिए सोचते सोचते जिनके कारण मैं ये जीवन में कुछ पाया है उनके लिए भी मैं कुछ सोचूंगा, कुछ करूंगा और जीवन का एक संतोष उसी से मिलेगा। और जीवन में संतोष से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। संतोष अपने आप में एक अंतर ऊर्जा है। उस अंतर ऊर्जा को हमें अपने आप में हमेशा संजोए रखना होता है। मुझे विश्वास है कि यहां से जाने वाले हर नौजवान, और मुझे महबूबा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहां के लोगों के लिए हम वो लोग हैं जिनकी बातें हम दुनिया भर में पहुंचाने वाले हैं कि कितने प्यारे लोग हैं, कितनी महान परंपरा के लोग हैं, कितने उदार चरित लोग हैं, कैसे हमें प्रकृति के साथ उनके साथ जीना सिखा दिया। और एक एम्बेसडर के रूप में मैं जम्मू कश्मीर की इस महान धरती की बात, भारत के मुकुटमणि की बात मैं जहां जाऊं वहां कैसे पहुंचाऊं, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं कर सकता हूं, उसके एक विद्यार्थी के नाते कर सकता हूं। और यही ताकत लेकर के हम जाएं। हिंदुस्तान के अनेक राज्य यहाँ है। एक प्रकार की यूनिवर्सिटी इस सभागृह में मिनी हिंदुस्तान नजर आ रहा है। भारत के कई कोने होंगे जिसको पता नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की धरती पर भी एक मिनी हिंदुस्तान अपने सपनों को संजो रहा है। तब हर भारतीय के दिलों में कितना आनंद होगा कि जम्मू कश्मीर की धरती पर भारत के भविष्य के लिए सपने संजोए वाले नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। उनके लिए कितना आनंद होगा। इस आनंद धारा को लेकर के हम चलें और सबका साथ सबका विकास, साथ सबका चाहिए, विकास सबका होना चाहिए। ये संकल्प ही राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और हम एक राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने वाले एक व्यक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में हम अपने जीवन को कुछ काम आए उस सपनों को लेकर के चले। मेरी इन सभी नौजवानों को हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विशेष करके जिन बेटियों ने आज पराक्रम दिखाया है उनको मैं लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। उनके माँ बाप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए यहाँ तक भेजा है। बेटी जब पढ़ती है तब बेटी का तो योगदान है ही है, लेकिन उस माँ का ज्यादा योगदान है जो बेटी को पढ़ने के लिए खुद कष्ट उठाती है। वरना माँ को तो करता है कि अच्छा होगा वो घर में रहे ताकि छोटे भाई के साथ थोड़ा उसको संभाल लें। अच्छा है घर में रहे, मेहमान आए तो बर्तन साहब के काम आ जाएं। लेकिन वो माँ होती हैं जिसको अपने सुख के लिए नहीं, बच्चों के सुख के लिए जीने का मन करता है। तब माँ बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजती है। मैं उन माता को भी प्रणाम करता हूँ जिन माताओं ने बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आई हैं। उन सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।